हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज की जो हमारा लेक्चर है उसमें आज हम पढ़ेंगे कृषि क्रांतियाँ, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने रिवोल्यूशंस हैं और कब कब वो शुरू हुए हैं और वो किस फील्ड से संबंधित है, किससे वो रिलेट करते हैं। ठीक है, कृषि क्रांतियाँ मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसने हमारे कंट्री को, हमारे देश के अंदर कुछ नया चीज़ लेकर आए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अगर रिवोल्यूशंस की बात करें तो वो कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशंस की। किसकी बात करेंगे? हरित क्रांति। किसकी बात करेंगे? हरित क्रांति की सबसे पहले हम याद बात करेंगे। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन की सबसे पहले हम बात करेंगे हरित क्रांति की। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, क्यों हरित क्रांति को लाया गया, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। देखो बच्चों, होता क्या हुआ क्या है कि 1965 के पहले, 1965 के पहले, 1965 के बाद तो हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। उसके पहले देश आज़ादी के बाद पॉपुलेशन में एकदम से बढ़ोतरी हुई। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ था लगभग 30 करोड़ 35 करोड़ जनसंख्या थी, लेकिन 60-65 में आते हुए 50-60 करोड़ जनसंख्या हो गई। तो जनसंख्या में एकदम से बढ़ोतरी होने की वजह से जो खाद्यान्न था वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था, जो ग्रेन थे, जो अनाज थे वो सफिशिएंट नहीं थे, मतलब भुखमरी भी बढ़ती जा रही थी। ठीक है, हमें बाहर से, विदेशों से गेहूं चावल आयात करवाना पड़ते थे, बुलाना पड़ते थे, और वो जो चावल होते थे वो रेड गेहूं, लाल चावल होते थे जो वहां के घोड़ों को खिलाए जाते थे। ठीक है, इसलिए जो है ये ग्रीन रिवोल्यूशन आया। कैसे आया, क्यों आया, सारी समझेंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन पहले कहाँ आया था? मैक्सिको में आया था 1963-64 के अंदर। उसके बाद वहां से कुछ जीन, वहां से कुछ स्ट्रेन, वहां से कुछ वेराइटियां जो है हमारे भारत में लाई गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हरित क्रांति की जो शुरुआत है। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, याद रखना बच्चों, इसकी जो शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, ये स्टार्ट हुआ था। कब ये स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1965 में। 1965 में इसकी शुरुआत हो गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हो गई थी। पीरियड की बात करें, मतलब कि सफलता की बात करें, इसकी अवधि की बात करें कि इसकी अवधि क्या थी, इसका पीरियड क्या रहा, तो याद रखना इसकी अवधि या पीरियड की बात करें तो वो था 1966-67। ऐसा क्यों भाई? हरित क्रांति की शुरुआत का मतलब क्या हुआ? शुरुआत का मतलब ये हुआ कि हमने जो है फसल में ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए क्या किया? मशीनों का उपयोग शुरू किया। हमने दवाइयाँ, रासायनिक जो हमारे क्या थे, कीटनाशक थे, जो उर्वरक थे, फर्टिलाइजर्स थे, उनको डालना शुरू किया। इरिगेशन का हमने अच्छा खासा उपयोग करना शुरू कर दिया। हाई यील्डिंग वेराइटी हमने यूज़ की। कब? 1965 में शुरुआत कर दी थी, लेकिन 66-67 का जो पीरियड था, ये वो पीरियड था जब हमारे देश में एकदम बम्पर उत्पादन हुआ था। ठीक है, बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन या उत्पादन जो हुआ था हमारे देश में। कब? 96-67, 66-67 में जो है माना जाता है कि हरित क्रांति की जो अवधि थी, पीरियड था 1966-67 थी। क्लियर है? अब ये जो बात यहां हमने बोला ग्रीन रिवोल्यूशन, ये शब्द जो था उस समय नहीं आया था। जब 66-67 में, 65 में ग्रीन रिवोल्यूशन हो चुका था, बम्पर उत्पादन हमें मिल चुका था, तब इसको कोई नाम नहीं दिया गया था, इसका कोई नाम नहीं था। तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन नाम कैसे पड़ा? तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो नाम है ये किसने दिया है? तो एक क्या थे? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था विलियम एस गॉड। तो जो ये शब्द है, शब्द हरित क्रांति, जो ये हरित क्रांति शब्द है, ये किसने दिया? ठीक है, मतलब जो ये वर्ड है हमारा हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये किस वैज्ञानिक ने दिया और कब दिया? तो ये जो वर्ड है ये किसने दिया? विलियम एस गॉड ने। किसने दिया? विलियम एस गॉड। ठीक है, विलियम एस गॉड जो है क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, विलियम एस गॉड। उन्होंने दिया कब? 1968 में, 1968 में। ठीक है, किसने दिया ये? विलियम एस गॉड साइंटिस्ट हुए, उन्होंने 1968 में, 1968 में इसको ग्रीन रिवोल्यूशन नाम दिया। मतलब जब ये 1966 में अच्छा खासा उत्पादन हो गया, बम्पर उत्पादन हो गया, तो इसका कोई नाम नहीं दिया गया था। इसको नाम किसने दिया? ये ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द किसने दिया इसको? विलियम एस गॉड ने 1968 में दिया।
ये तो बात हो गई कब। अब इसकी शुरुआत, इसका मेन जो हरित क्रांति जो लाई गई इंडिया में, इसके पीछे हाथ किसका था, मेन कौन था इसके पीछे। तो इसके पीछे सबसे पहले बात करते हैं हमारे भारत की। तो भारत के अंदर हरित क्रांति के पिता, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक, या मैं बोलूं क्या, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो इसके जनक कौन है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक भारत के अंदर किसे माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। किसको माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। एमएस स्वामीनाथन को याद रखना बच्चों, इसके लिए, किसके लिए, इस हरित क्रांति के लिए एमएस स्वामीनाथन जी को, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन जी को क्या मिला था ग्रीन रेवोल्यूशंस के लिए, 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। क्या मिला था, विश्व खाद्य पुरस्कार। क्या मिला था, वर्ल्ड फूड प्राइज। ये इसको अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड फूड प्राइज को। क्या मिला था इनको, विश्व खाद्य पुरस्कार। कब मिला था, 1987 में। ये पहले भारतीय थे या पहले साइंटिस्ट थे या वैज्ञानिक थे जिनको पहला वर्ल्ड फूड प्राइज, ये पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था 1987 में। किसके लिए, ग्रीन रेवोल्यूशंस के लिए। इनके बारे में अलग से भी पढ़ेंगे, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश के लिए, ठीक है, सारी चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गया देश का। वर्ल्ड में फादर ऑफ बोले तो दुनिया में, ठीक है, दुनिया में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, सॉरी ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड के अंदर जो है हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बच्चों, हमें सब सारी चीजें पता होना चाहिए। भारत में कौन है, एमएस स्वामीनाथन। दुनिया में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसे, एन.ई. बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो याद रखना एन.ई. बोरलॉग को कहा जाता है दुनिया में हरित क्रांति का पिता, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर। ऐसे ही सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट ऐसे ही इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। अब यहां पे हम बात करते हैं कि भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत कहां पर हुई थी, ठीक है, कहां पे, कौन राज्य, मुख्य राज्य कौन थे जहां पर हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो हरित क्रांति की बच्चों शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी कहां पर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये याद रखना कहां पर हुई थी, तो पंजाब में, ठीक है, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले की अगर बात करें तो सबसे पहले पंजाब में भी कहाँ, लुधियाना में। कहां पर, पंजाब में भी कहां पर, सबसे पहले लुधियाना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, याद रखना। सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत लुधियाना में हुई थी, पंजाब के अंदर। सबसे पहले हरित क्रांति कहां पर शुरू की गई थी, कहां पर बम्पर प्रोडक्शन लिया गया था, पंजाब में भी कहां पर, लुधियाना के अंदर। अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर मान लो उस समय पूरे भारत में अगर 100% वीट का प्रोडक्शन हो रहा था, उसका 70% अकेला केवल पंजाब ने किया था। इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था पंजाब में कि पूरे भारत का 70% जो प्रोडक्शन है उसका 70% अकेले किसने किया था, पंजाब ने। यहाँ पे एक चीज हमने, मेन चीज है वो थोड़ा सा रह गया है, उसको देखते हैं, ठीक है। हरित क्रांति की हमने बात की, हरित क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो याद रखना ये किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से। यही पूछा जाता है, किससे संबंधित है, फूड प्रोडक्शन से ये संबंधित थी, फूड प्रोडक्शन से, अनाज उत्पादन से। और फूड प्रोडक्शन में भी कौन सी मेन फसल थी यहाँ पर, तो याद रखना व्हीट, गेहूं और जो क्या थी, गेहूं और राइस। कौन सी, गेहूं और चावल जो मुख्य फसल थी, गेहूं और
चावल जो थी मुख्य फसल थी ग्रीन रेवोल्यूशंस के अंदर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई, अवधि 66-67 में हमें सफलता मिली। शब्द जो है विलियम एच स्कॉट ने 1968 में दिया। भारत के पिता किसे कहते हैं? स्वामीनाथन को। दुनिया के कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में और बताऊंगा। इनको जो हमारे स्वामीनाथन जी हैं इनको 1987 में सबसे पहला विश्व खाद्य पुरस्कार या वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था। हरित क्रांति हमारे खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और उसमें भी कौन सी क्रॉप से संबंधित है? तो याद रखना राइस और व्हीट से संबंधित है। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि जो नॉर्मन बोरलॉग थे इनको इसी के लिए, किसके लिए? ग्रीन रेवोल्यूशंस के इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था कब? 1970 में। 1970 में इनको नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये तो हो गया कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत के अंदर पंजाब से शुरू हुई थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर लुधियाना में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। दुनिया में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? दुनिया में या वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में हरित क्रांति की जो शुरुआत है बच्चों वो हुई थी मैक्सिको से। क्या, कहाँ से हुई थी? मैक्सिको से हुई थी। ठीक है, याद रखना हरित क्रांति की शुरुआत दुनिया के अंदर मैक्सिको में शुरू हुई थी। किसने की थी? वही नॉर्मन बोरलॉग साहब ने, मैक्सिको के अंदर, जहां पर सीमिट है हमारा। ठीक है, किसका? गेहूं का और मक्का का जो इंटरनेशनल अनुसंधान संस्थान है सीमिट, वहां मैक्सिको में, वहां इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1963-64 में। और यहीं से क्या क्या था? हम कुछ जीन लेके आए थे, कुछ वेराइटी लेके आए थे, जैसे सोनालिका, ठीक है, वो हमारा क्या था, लार्मा रोजा, सोनारा 63, सोनारा 64, उनका हम इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया के अंदर और फिर बम्पर प्रोडक्शन हुआ था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या और इसके बारे में क्या बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कि गेहूं के लिए हमने क्या बात करी, गेहूं की बात करी। तो गेहूं के बोनेपन के लिए कौन सा जीन था? गेहूं के बोनेपन के लिए जीन कौन सा जीन था गेहूं के बोनेपन के लिए? मतलब यहां पे हरित क्रांति तो हुई तो क्या क्या चीजें हुई? गेहूं को छोटा कर दिया गया था, मतलब बोना गेहूं लूज किया था। तो उसके लिए जो जिम्मेदार जीन था वो जीन कौन सा था, ये यहां पे पूछा गया। मतलब ड्वार्फिंग जीन, ड्वार्फिंग जीन फॉर व्हीट। व्हीट के लिए जो ड्वार्फिंग जीन था वो कौन सा था? वो था नोरिन 10। कौन सा था? नोरिन 10। अब ये नोरिन 10 जो है बच्चों, ये नोरिन 10 जो है ये क्या थी? ये जापान से लाया गया था। ये जापान की क्या थी? जापान की एक किस्म थी। क्या थी ये? जापान की किस्म थी नोरिन 10। और इसी से वहीं से इसको आइसोलेट किया गया। जापान की किस्म थी है, इसको वहां से क्या किया गया? अलग किया गया या आइसोलेट किया गया। आइसोलेटेड, आइसोलेट मतलब अलग करना, इसको निकाला गया, आइसोलेट किया गया। किसने आइसोलेटेड किया गया? तो इसको आइसोलेटेड किया बोरलॉग ने, नॉर्मन बोरलॉग साहब ने इसको आइसोलेटेड किया। नॉर्मन बोरलॉग ने इसको आइसोलेटेड किया, याद रखना। तो गेहूं के लिए जो बोनोपन के लिए जो उत्तरदायी जीन है, ड्वार्फिंग जीन है फॉर व्हीट, व्हीट के लिए वो कौन सा है? नोरिन 10। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पर नोरिन 10 कहां से लाया गया था? जापान से। ये जापान की क्या थी? वेराइटी थी, किस्म थी। किसने इसको आइसोलेटेड किया? नॉर्मन बोरलॉग ने इसको आइसोलेटेड किया। नाउ जब बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा कि ये तो हो गया गेहूं के बोनेपन के लिए जीन, नोरिन 10 कहां पे? बोरलॉग ने लिया। भारत के अंदर गेहूं के बोनेपन के लिए बात करते हैं कि भारत में गेहूं के बोनेपन के लिए जीन, भारत में गेहूं के बोनेपन के लिए जीन मतलब ड्वार्फिंग जीन ऑफ व्हीट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो हमारी आज हम किस में देखते हैं, वैरायटी देखते हैं गेहूं की, वो छोटी है, बोनी है। तो उसके लिए जो जिम्मेदार जीन है वो कौन से थे? तो यहाँ पे याद रखना, एक था RH1 और RH2। अब यहाँ पे ध्यान रखना RH का मतलब क्या है? इस RH का मतलब होता है रिड्यूस्ड हाइट, HIGHT, जो है बोनेपन, हाइट को कम कर देना, RH का मतलब था। और इसको किसने आइसोलेट किया? आइसोलेटेड बाय
इसको किसने आइसोलेटेड किया बच्चों? इसको आइसोलेटेड किया होगा भाई, इनको बोरलॉग साहब ने किया तो उसको किसने किया होगा? हमारा स्वामीनाथन साहब ने, MS स्वामीनाथन साहब ने इसको आइसोलेटेड किया। क्लियर है? यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? हिंदी में भी बच्चों पूरा लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी पूरा लिख रहा हूं, सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहां तक की कहानी। अब इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, क्या देखेंगे? थोड़ा सा हम इसमें ये चीज देखेंगे कि मेन जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किसका था। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन की मतलब इसमें सहभागिता किसकी थी, कौन कौन इन्वॉल्व थे। ठीक है, सहभागिता बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किसका किसका था। तो सबसे पहले यहां पर हमारे हो गए कौन? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन साहब, इनका था। ठीक है, इनको बोला जाता है क्या? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशंस, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, ये थे। दूसरा यहां पे कौन था? दूसरा यहां पे था C सुब्रमण्यम। कौन थे? C सुब्रमण्यम, C सुब्रमण्यम थे। चिदम्बरम सुब्रमण्यम, चिदम्बरम सुब्रमण्यम कौन थे? ठीक है भैया, इनको भारत रत्न मिला हुआ है, ये IMP है, बता रहा हूं क्यों IMP है। देखो, C चिदम्बरम सुब्रमण्यम जो साहब थे, ये उस समय, कब? जब हरित क्रांति आई उस समय ये थे क्या? कृषि मंत्री। क्या थे ये? कृषि मंत्री थे उस समय। क्या थे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। कब? जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। तो बहुत बड़ा रोल इन्होंने भी प्ले किया होगा, क्योंकि आज आप देखते हो कोई भी चीजें होती है तो इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, तो इनका भी बड़ा रोल था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ये क्या थे? इनको भारत रत्न मिला हुआ है, याद रखना, ये भारत रत्न वाले हैं, इनको भारत रत्न मिला हुआ है। तो इनका मेन रोल क्या था? इनको, और इनका, ये कृषि मंत्री थे, तो जो भी चीजें हो रही थी वहां पर इनका जो सिग्नेचर, साइन या जो भी इन्हें अप्रूवल दिया था केमिकल के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, है ना, जो हमारी हाइल्डिंग वैरायटी के लिए अप्रूवल तो इन्होंने दिया होगा। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको कहा जाता है हरित क्रांति का राजनीतिक पिता। क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का राजनीतिक पिता, फादर ऑफ पॉलिटिकल ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ पॉलिटिकल ग्रीन रिवोल्यूशन किसको कहा जाता है? C सुब्रमण्यम स्वामी को। ये उस समय जब 65-66 में हमारी हरित क्रांति आई, उस समय ये क्या थे? हमारे खाद्य और कृषि मंत्री थे। इनको भारत रत्न मिला हुआ है और इनको हरित क्रांति का राजनीतिक पिता, फादर ऑफ पॉलिटिकल ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे आते हैं हमारे दिलबाग सिंह अठवाल। दिलबाग सिंह अठवाल, दिलबाग सिंह अठवाल साहब, क्या नाम है इनका? दिलबाग सिंह अठवाल। ये क्या थे? इनका भी बहुत बड़ा रोल था। दिलबाग सिंह अठवाल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन, गेहूं क्रांति के पिता इन्हें कहते हैं। कि क्या कहते हैं? गेहूं क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? दिलबाग सिंह अठवाल को। ये दिलबाग सिंह अठवाल जो है, ये क्या है? ये है व्हीट ब्रीडर, गेहूं प्रजनक है। कौन है ये? गेहूं प्रजनक है, व्हीट ब्रीडर ये थे। तो दिलबाग सिंह अठवाल को क्या कहा जाता है? गेहूं क्रांति के जनक या फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन इनको कहा जाता है। ये व्हीट ब्रीडर थे, इनका बहुत बड़ा रोल था गेहूं की हाइल्डिंग वैरायटी में। और चौथा किसका कंट्रीब्यूशन था? चौथा था IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये इन चारों के द्वारा ही ग्रीन रिवोल्यूशन भारत के अंदर आया था, ये मान के चलिए। स्वामीनाथन मेन साहब थे, इनको राजनीतिक के ये थे। ठीक, दिलबाग सिंह अठवाल व्हीट के लिए बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, और IRI भी था उस समय। क्लियर है? अब मेजर एस्पेक्ट क्या थे? क्या क्या थे मेजर एस्पेक्ट इसके?
ठीक है। मेजर एस्पेक्ट की बात करें, मेजर एस्पेक्ट क्या थे? मेजर एस्पेक्ट या प्रमुख पहलू क्या थे? क्या क्या चीजें इन्होंने करी जिसकी वजह से क्या आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई। पहला क्या था? हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी, ठीक है। हाई यील्डिंग वेराइटी, अधिक उच्च उपज देने वाली किस्म, अधिक उपज वाली किस्में, अधिक उपज देने वाली किस्में थी। दूसरा हाई यील्डिंग वेराइटी के बाद क्या था? दूसरा था मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि का मशीनीकरण, कृषि का मशीनीकरण। देखो पहले 1965 के पहले मशीनें कहाँ थी ही नहीं, है ना। 1965 के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन में ही इन्होंने काफ़ी मशीनों का इस्तेमाल किया। इनका कृषि का मशीनीकरण या यांत्रिकरण या इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ इन्होंने किया। तीसरा पहलू था, तीसरा पहलू क्या था? तीसरा पहलू था यहाँ पे मैकेनाइजेशन के बाद आ जाएगा हमारा यूज ऑफ केमिकल, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया? रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग किया, उर्वरकों का प्रयोग किया, ठीक है। ये किया इन्होंने, ये तीसरा पहलू था, ठीक है। इसका अपोज भी किया गया था बच्चों, समझना बात को, क्या? इसका अपोज भी किया गया था। एक लेडी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। एक लेडी थी, उसने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था, उसने आंदोलन भी किया था इसके खिलाफ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के खिलाफ आंदोलन भी किया था। आंदोलन करने के रीज़न क्या था? उनका ये कहना था कि अगर आप ये करते हो, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह, इंसेक्टिसाइड वगैरह सब आप डाल रहे हो, तो आने वाले समय में, भविष्य में हर घर में, हर तीसरे घर में, हर 10वें घर में आपको कैंसर का मरीज मिलेगा। ये उनका कहना था और उनकी बात कहीं हद तक आज सच साबित होती दिख रही है। पंजाब में आप देखोगे मोस्टली आपको कैंसर के पेशेंट मिल जाएंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारा ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और जो खरपतवार हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए। तो लेडी का नाम नहीं याद नहीं आ रहा मुझे, जब भी याद आएगा आपको बता दूंगा। एक लेडी थी, उन्होंने इसका खिलाफ आंदोलन किया था। चौथा पहलू था इरिगेशन। इरिगेशन, इरिगेशन तो चलो पहले भी होता होगा, लेकिन इरिगेशन साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से इरिगेशन को भी यहाँ पे महत्व दिया गया है। क्लियर है? ये जितना भी हमने अभी पढ़ा, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बताई है, ठीक है। इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा, सीधे बोल देगा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। मैंने एक एक चीज यहाँ पे खोल के रख दी है सारी, कि होता क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्लियर? अब नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे किसकी? व्हाइट रिवॉल्यूशन। सेकेंड जो हमारा क्या है वो है व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जितने भी रिवॉल्यूशन है सारे डिस्कस करेंगे। मेजर में टाइम लगेगा, बाकी तो फिर हम डायरेक्ट देख लेंगे, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, ये किससे संबंधित है? पहला पॉइंट ये संबंधित, मतलब किससे ये रिलेटेड है? रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है बच्चों? तो ये हमारा क्या है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ऊपर नीचे लिख रहा है यार, दूध और दुग्ध उत्पाद से संबंधित है, ठीक है। किससे? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? डायरेक्ट क्वेश्चन यही बन जाता है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन का रिलेशन किससे है?
तो डेयरी से बोल सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट से बोल सकते हो, या मिल्क प्रोडक्ट से बोल सकते हो, दूध या दुग्ध उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे दुग्ध उत्पाद संबंध के लिए सबसे पहली चीज क्या चलाया गया था, यहाँ पे चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड। इससे संबंधित है, यहाँ पे चलाया गया था क्या, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड, मतलब क्या चलाया गया था, ऑपरेशन बाढ़। क्या बोल सकते हैं इसको, ऑपरेशन बाढ़ यहाँ पे चलाया गया था। ऑपरेशन बाढ़ यहाँ पे चलाया गया था। ऑपरेशन बाढ़ की शुरुआत कब हुई थी, ऑपरेशन बाढ़ की शुरुआत हुई थी 1970 में। और इसको चलाया किसने था, इसको चलाया था एनडीडीबी ने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी ने। एनडीडीबी की स्थापना कब हुई, एनडीडीबी की स्थापना हुई 1965 में। एनडीडीबी की स्थापना कब हुई, 1965 में। ऑपरेशन फ्लड किसके द्वारा चलाया गया, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया एनडीडीबी के द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या आ जाएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय दुग्ध विकास जो बोर्ड है हमारा, उसने चलाया था ऑपरेशन फ्लड कब, 1965 में। अब इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन उस समय या इसके पहले चेयरमैन की बात करते हैं। फर्स्ट इसके कौन थे, चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इसके, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे, क्या थे, इसके पहले चेयरमैन थे। मतलब जब 1965 में ये बना उस समय कौन थे चेयरमैन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। और ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया, मतलब ऑपरेशन फ्लड चलाने के पीछे किसका हाथ था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब का हाथ था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड इन्होंने ही चलाया, किसने, डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब ने। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब को, इनको क्या कहा जाता है, इनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के पिता, श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है किसको, डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्लियर है। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखना इनको क्या कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसको, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में कंप्लीट हुआ, ऑपरेशन फ्लड जो है 4 चरण में कंप्लीट हुआ। ठीक है, ऑपरेशन कितने चरणों में हुआ था, 4 फेज में, 3 फेज में, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, 3 फेज में ये कंप्लीट हुआ था ऑपरेशन फ्लड। फर्स्ट फेज इसका कब आया था, इसका फर्स्ट फेज 1970 से लेके 1980, इसमें ये पहला फेज था, पहला चरण था 1970 से 1980। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने लोगों को अवेयर किया कि भाई आप जो है जो घर पे गाय भैंसों को पालना शुरू करें, गाय भैंसों को पाले, ये था। सेकेंड फेज कब शुरू हुआ, सेकेंड फेज 1981 से 1985 था। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने ब्रीड बनाना शुरू किए, अच्छी नस्ल की किस्में इन्होंने तैयार करना शुरू की, जिसका दूध जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हमें मिल सके। फिर थर्ड फेज में 1986 से लेके 1996 में यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने डेयरी जो इंडस्ट्रीज है उसका इस्टेब्लिशमेंट शुरू किया, अलग अलग जगह पर इन्होंने डेयरियाँ खोलना शुरू कर दी। ठीक है, 1965 में। और 1965 के बाद अगला चरण क्यों नहीं आया चौथा, क्योंकि 1960 के बाद इंडिया जो है फर्स्ट रैंक पर पहुंच गया था मिल्क प्रोडक्शन में 1966 में। ठीक है, 1966 में इंडिया फर्स्ट रैंक में पहुंच गया था और आज भी प्रेजेंट भी वो फर्स्ट पोजीशन पे ही है, कहां पर, दुग्ध उत्पादन में। इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या था, उद्देश्य पे जाने से पहले बता देता हूं, यहां पर ये ऑपरेशन फ्लड और एनडीडीबी जो चलाया था, तो ये एनडीडीबी की बात हमने की, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहां पर है, आनंद गुजरात में। ठीक है, आनंद गुजरात में। और गुजरात के अंदर क्या था, एक हमारा चलता है अमूल। ठीक है, क्या था ये, अमूल। आनंद, नाम क्या है इसका, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या था, आनंद दूध संघ लिमिटेड, ये था। इसने क्या किया, इसने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, किसके लिए, ऑपरेशन फ्लड के लिए या
वेट रेवोल्यूशन की। इसने क्या किया, एक इंजन का काम किया, याद रखना, इसने एक इंजन का काम किया। किसके लिए, इस वाइट ये ऑपरेशन फ्लड के लिए, ऑपरेशन फ्लड को चलाने के लिए एक इंजन का काम था। बाकी सारे डिब्बे थे, इसने इंजन का काम किया। क्यों, क्योंकि लोगों तक पहुंचाना, फैलाना, अलग अलग डेयरिया खोलना, ये इसका काम था। ठीक है, आनंद को क्या कहा जाता है, आनंद को कहा जाता है मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की दुग्ध राजधानी। क्या कहा जाता है इसको, भारत की दुग्ध राजधानी इसे कहा जाता है। भारत की दुग्ध राजधानी किसे कहा जाता है, आनंद गुजरात को भारत की दुग्ध राजधानी कहा जाता है। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या था, मतलब ये व्हाइट रिवॉल्यूशन इन्होंने चलाया, इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या था। देखो, मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन इसका ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या था, मेन इसके पीछे उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य कि दूध का उत्पादन बढ़ाकर उसकी बाढ़ लाना। ठीक है, दूध का प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ा देना कि बाढ़ आ जाए। ऑपरेशन फ्लड नाम ही क्या था, ऑपरेशन बाढ़। तो दूध का उत्पादन बढ़ाकर उसकी बाढ़ लाना। ठीक है, क्या लाना, क्रिएटिंग फ्लड फॉर प्रोडक्शन ऑफ, किसके लिए, दूध से। तो क्या था यहाँ पे कि दूध का उत्पादन बढ़ाकर बाढ़ लाना। ठीक है, क्या करना, दूध का उत्पादन बढ़ाकर बाढ़ लाना, क्रिएटिंग फ्लड बाय इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्ट, बाय इंक्रीजिंग मिल्क। क्या काम था इनका, कि दूध का उत्पादन बढ़ाकर, ठीक है। तो उद्देश्य क्या था, दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर बाढ़ लाना, मतलब टू क्रिएटिंग फ्लड, क्या करना, क्रिएटिंग फ्लड बाय इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाकर क्या करना, बाढ़ लाना। दूसरा उद्देश्य क्या था इसका, दूसरा उद्देश्य क्या था, दूसरा उद्देश्य था कि जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको उनकी आय को बढ़ाना। ठीक है, ग्रामीणों की आय को बढ़ाना। ठीक है, याद रखना, जो ग्रामीण लोग थे, ग्रामीणों की आय बढ़ाना, ये उद्देश्य था। ठीक है, इनकम ऑफ रूरल पीपल, क्या उद्देश्य था, इंक्रीज द इनकम ऑफ रूरल पीपल, ग्रामीण लोगों की क्या था, इनकम जो है वो बढ़ाना, ये उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य क्या था इसका, तीसरा उद्देश्य था कि उपभोक्ता जो होते हैं, हम लोग होते हैं, यहाँ पर हम लोग जो दूध खरीदने जाते हैं, उनको उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या आ जाएगा कि जो उपभोक्ता को उचित मूल्य दिलाना, उचित मूल्य पर दूध दिलाना, दूध उपलब्ध कराना। ठीक है, उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना। फेयर प्राइस पर क्या करना, कंज्यूमर को फेयर प्राइस पे मिल्क अवेलेबल करवाना। ठीक है, अवेलेबल मिल्क टू कंज्यूमर एट फेयर प्राइस, अवेलेबल ऑफ मिल्क टू कंज्यूमर एट फेयर प्राइस। ठीक है, उचित मूल्य पर जो हमारे कंज्यूमर उपभोक्ता होते हैं उनको दूध उपलब्ध कराना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। बच्चों क्लियर समझ में आया, हमारा जी जो पढ़ा हमने ग्रीन रिवोल्यूशन, अब फिर हमने व्हाइट रिवोल्यूशन पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लू रिवोल्यूशन की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 3, ब्लू रिवोल्यूशन। ठीक है, ब्लू रिवोल्यूशन, अब थोड़ी राइटिंग भी अच्छी आ गई। ब्लू रिवोल्यूशन मतलब नीली क्रांति। ठीक है, ब्लू रिवोल्यूशन मीन्स नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है, याद रखना, ये किससे संबंधित है बच्चों, नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये मछली से, मछली उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। किससे, फिश प्रोडक्शन से संबंधित है, या हम लिख सकते हैं मछली
उत्पादन से ये संबंधित है। क्या? ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक, कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1985। कब शुरू हुआ था? 1985 टू 90, ये इसका पीरियड था। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 75 ईयर प्लान। जो 75 ईयर प्लान था उसमें इसको लाया गया था। ठीक है, उसमें इसको लाया गया था। इसका जो मेन एम क्या था? मेन एम बोल सकते हो, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था फार्मर की इनकम को डबल करना, डबलिंग द फार्मर्स इनकम। फार्मर्स की इनकम को डबल करना। क्या था? किसानों की आय, किसानों की आय को 2 गुना करना, 2 गुना करना इसका उद्देश्य था। अब इसके फादर कौन है? फादर किसको कहा जाएगा? जनक। इसके जनक कौन है? जनक की बात करो तो जनक जो है सीता जी के पिताजी थे, इसलिए जनक बोला जाता है। फादर को हिंदी में जनक क्यों बोला जाता है? कि जनक जो थे माता सीता के पिताजी थे। तो जो जनक हैं फादर, जनक ये कौन थे? ये थे डॉक्टर हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। कौन थे? डॉक्टर हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। बच्चों अब राइटिंग भी थोड़ी अच्छी आ रही है ना, मैंने पेन चेंज किया। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा आपको लगे, लेकिन अब अच्छी आ रही है। कौन है फादर? डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड अरुण कृष्णन। ठीक है, ये फादर है किसके? ब्लू रिवॉल्यूशन के। क्लियर है? अब थोड़ी राइटिंग भी अच्छी दिख रही होगी आपको। पहले थोड़ा सा लगा हो, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि दोबारा से नहीं पढ़ा सकता। और मुझे लग रहा है पहले भी अच्छी दिख रहा होगा, अब थोड़ा सा सुंदर दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ब्लू रिवॉल्यूशन के बाद नंबर 4, येलो रिवॉल्यूशन। तिलहन क्रांति बोल सकते हैं ना, पीली क्रांति या तिलहन क्रांति। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? तिलहन बोल सकते हैं या पीली क्रांति। ये किससे संबंधित है बच्चों? ये किससे संबंधित है? येलो रिवॉल्यूशन, तिलहन क्रांति किससे है? तिलहन उत्पादन से। तिलहन या जिसको हम बोलते हैं ऑयल, तिलहन उत्पादन या ऑयल सीड प्रोडक्शन। तिलहन उत्पादन या ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक है, तिलहन उत्पादन और ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। कौन सी? येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति या तिलहन क्रांति इसको बोलते हैं। इसमें जो मुख्य फसल थी, मेन क्रॉप मुख्य फसल थी, वो क्या थी? इसमें मुख्य फसल थी सरसों एवं तिल। सरसों एवं जो तिल थी ये मुख्य फसल थी। मस्टर्ड एंड जो है सीसम जो थी ये मुख्य फसल थी। इसके लिए येलो रिवॉल्यूशन में इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा था। जैसे हमने पढ़ा ना ग्रीन रिवॉल्यूशन में, हरित क्रांति के अंदर गेहूं और चावल था, तो यहाँ पे येलो रिवॉल्यूशन के अंदर मस्टर्ड और सीसम थी, ये मुख्य थी तिल। ठीक है, कब आई इसका पीरियड? ये रखना 1986-87 में ये आई थी क्रांति। इसके जनक कौन है? फादर कौन है? इसके जनक या फादर कौन है? इसके जनक की बात करो, इसके फादर कौन है? तो इसके फादर है बेटा सेम पित्रोदा। सेम पित्रोदा कौन है? सेम पित्रोदा। ये टेलीकम्युनिकेशन के भी फादर है। किसके फादर है? और ये टेलीकम्युनिकेशन। अभी कुछ दिनों पहले ये काफ़ी चर्चा में भी थे। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन के फादर भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक, मेन उद्देश्य क्या था? इंक्रीज दी ईडेबल ऑयल,
खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाना, खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या था? खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है येलो रेवोल्यूशन के बारे में सारी पॉइंट? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 येलो के बाद बाकी सारे अब छोटे छोटे हैं। अब बात करते हैं जूट फाइबर की या गोल्डन फाइबर की। गोल्डन फाइबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर क्या बोलेंगे इसको? सुनहरी रेशा क्रांति, सुनहरी रेशा क्रांति। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, बताऊंगा, ये एएफओ वगैरह में कई एग्जामों में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक होता है गोल्डन रिवॉल्यूशन, एक गोल्डन फाइबर है, एक गोल्डन रिवॉल्यूशन होता है, तो कंफ्यूजन होता है। बच्चा ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है जूट प्रोडक्शन से। किससे संबंधित है? जूट प्रोडक्शन से। क्या बोलते हैं इसको? पटसन, पटसन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, जूट या जूट उत्पादन, जूट ही लिख लो, चलो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। ठीक है, किससे संबंधित है? ये जूट उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, जूट उत्पादन में मैं बताऊं आपको, जूट उत्पादन में इंडिया की मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब टोटल उत्पादन का, भारत में जितना भी जूट उत्पादन होता है उसका 50% केवल कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री, कंट्री का टोटल प्रोडक्शन का 50% कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल करता है। कौन करता है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, देश के कुल उत्पादन का, ठीक है, देश के कुल उत्पादन का 50% केवल पश्चिम बंगाल ही करता है जूट का प्रोडक्शन। मतलब जूट प्रोडक्शन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है बच्चों। ठीक है, जूट फैक्ट्री की बात करते हैं। जूट फैक्ट्री, जूट फैक्ट्री कब बनी? 1854 में। कहां पर है? कलकत्ता में। कहां पर है? कलकत्ता, वेस्ट पश्चिम बंगाल के अंदर है जूट फैक्ट्री। भारत की क्या है? इसमें मोनोपोली है जूट प्रोडक्शन में। ठीक है, जूट प्रोडक्शन में। ठीक है, मोनोपोली ऑफ जूट, राजूट, राजू एंड प्रोडक्ट। जो राजू होता है और जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें मोनोपोली है किसकी? इंडिया की। ठीक है, मतलब एकाधिकार है, भारत का एकाधिकार है। किसमें? ऐसा हम बोल सकते हैं कि भारत का एकाधिकार, एकाधिकार है किसमें? जूट, कच्चा जूट और उत्पाद में। जूट के जो उत्पाद बनते हैं ना, ठेला वगैरह, उसमें भारत का एकाधिकार है। ठीक है, किसमें? जूट में। बात करते हैं जूट पैकेजिंग अधिनियम। जूट पैकेजिंग एक्ट कब बना? ये 1987 में बना। जूट पैकेजिंग अधिनियम कब बना? 1987 में। क्या लिखोगे? जूट पैकेजिंग अधिनियम। जूट पैकेजिंग अधिनियम कब बना? 1987 में। तो जूट प्रोडक्शन के बारे में जितना भी पढ़ा, ये सारी चीज हमारी यहाँ पे क्लियर होती है जूट प्रोडक्शन या गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ठीक है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन से। अब यहाँ पे एक चीज और आती है। क्या? ये तो हो गया गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। यहाँ पे एक आता है अपना गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसलिए इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो गोल्डन रिवॉल्यूशन हमको पढ़ना है, ये किससे संबंधित है? गोल्डन रिवॉल्यूशन होता है, ये संबंधित होता है फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक है, फल उत्पादन,
और हॉर्टिकल्चर बोल दो, और हनी प्रोडक्शन। हनी का अलग से भी है पर यहाँ पर भी है इसका, ठीक है। गोल्डन फ्रूट प्रोडक्शन से है, हॉर्टिकल्चर से है, हनी से है, फल उत्पादन से है, ठीक है। किससे संबंधित है ये? फल उत्पादन, उद्यानिकी या बागवानी बोल सकते हो, और शहद, इससे ये संबंधित है, ठीक है। बाकी और इसमें फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? KL चड्ढा को। क्या? फादर या जनक कौन है गोल्डन रिवोल्यूशन के? KL चड्ढा साहब है। फर्स्ट डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के। अब बस बाकी सारी अपन लिस्ट बना लेते हैं, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। एक होता है सिल्वर रिवोल्यूशन, मतलब रजत क्रांति, ठीक है, रजत क्रांति। एक होता है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, रजत रेशा क्रांति। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, सिल्वर क्रांति और सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर रिवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है? ईख और पोल्ट्री से, ठीक है, अंडा और मुर्गी उत्पादन से संबंधित है। किससे है? अंडा और मुर्गी उत्पादन से है, ठीक है, मुर्गी या पोल्ट्री फार्मिंग से है। सिल्वर फाइबर किससे है? कॉटन से संबंधित है, ठीक है, कपास उत्पादन से, कपास उत्पादन से ये संबंधित है। अब सिर्फ हमने को लिस्ट याद रखनी है, ठीक है। नंबर ले लो, ग्रे रिवोल्यूशन, भूरी क्रांति जिसको बोलते हैं, भूरी क्रांति, ये किससे संबंधित है बच्चों? भूरी क्रांति ये है उर्वरकों से, फर्टिलाइजर से संबंधित है, फर्टिलाइजर उर्वरकों से संबंधित है। बस ये आपको याद रखना है सारी चीज अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नंबर 10, ब्राउन रिवोल्यूशन। ब्राउन मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये भी है ब्राउन, मतलब ये भी भूरा ही होता है, ठीक है, ब्राउन रिवोल्यूशन। 11 में अपन देखते हैं ब्राउन रिवोल्यूशन के बाद, आप देख लो ब्राउन के बाद आ जाएगा बादामी रिवोल्यूशन या बादामी क्रांति। नंबर 12 में आप देख लो, सारे लिख लेते हैं फिर एक साथ होता देखो। बादामी रिवोल्यूशन के बाद आप यहाँ आ जाओ, ब्लैक रिवोल्यूशन, ठीक है, काली क्रांति। नंबर 13 में आ जाओ, रेड रिवोल्यूशन, लाल क्रांति जिसको बोलते हैं। 14 में आ जाओ, पिंक रिवोल्यूशन, जिसको हम क्या बोलेंगे? गुलाबी क्रांति, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? गुलाबी क्रांति। और क्या बचा? एवरग्रीन रिवोल्यूशन, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति। फिर और क्या है? परभनी क्रांति, परभनी रिवोल्यूशन हो गया। और क्या आ जाएगा? रेनबो रिवोल्यूशन, रेनबो रिवोल्यूशन मतलब इंद्रधनुष क्रांति, ठीक है। बस जस्ट आपको नाम याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ब्राउन रिवोल्यूशन किससे है? फूड प्रोसेसिंग से, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। किससे है? खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग से इसका संबंध है। बादामी का किससे संबंधित है? स्पाइसेस से। किससे है? स्पाइसेस से, मसालों से संबंधित है बादामी क्रांति। ब्लैक किससे संबंधित है? जेट्रोफा से,
जेट्रोफा मतलब पेट्रोलियम, जैतून क्रांति जिसको बोलते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है, जेट्रोफा वाला प्लांट होता है। रेड जो है वो किससे संबंधित है? रेड जो हमारी है टोमेटो और मीट, टमाटर और मांस से संबंधित है, टमाटर और मांस से संबंधित है। पिंक किससे संबंधित है? पिंक जो है आपकी किससे संबंधित है? ओनियन और प्राण, ओनियन और प्राण मतलब झींगा क्रांति, तो ये आ जाएगा आपका प्याज और झींगा मछली, झींगा उससे संबंधित है। एवरग्रीन रिवोल्यूशन जो है, एवरग्रीन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? एवरग्रीन रिवोल्यूशन जो होता है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, किससे? ओवरऑल एग्रीकल्चर से संबंधित, ऐसा बोल सकते हो, ओवरऑल एग्रीकल्चर से संबंधित है ये, ओवरऑल एग्रीकल्चर से। एवरग्रीन का फादर कौन है? ये भी याद रखना, एवरग्रीन रिवोल्यूशंस के जो फादर हैं, इसके जो जनक है, इसके जनक है कौन? आपने स्वामीनाथन साहब एवरग्रीन रिवोल्यूशंस के पिता है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने इस रिवोल्यूशन को क्यों लाया? इसलिए लाया कि जो हम फूड का वेस्टेज करते हैं, जो हमारे फल हैं, सब्जी हैं, जो हम खाना है, इसको वेस्ट करते हैं, इसको वेस्ट ना करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, सस्टेनेबल प्रोडक्शन ले। मतलब हमें ज़्यादा उत्पादन लेना है लेकिन जो हमारी पारिस्थितिकी है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, इसको नुकसान पहुंचाए बिना। तो जो हमें एक तो हमें वेस्टेज को कम करना है, जो फूड या फल और सब्जी का जो नुकसान हो रहा है उसको कम करना, दूसरा हमें प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना, ये बोला था एवरग्रीन रिवोल्यूशन में। परभ्रणी क्रांति किससे संबंधित है? ओकरा से, ठीक है, परभ्रणी क्रांति किससे संबंधित है? ओकरा से, भिंडी से ये संबंधित है, ठीक है। उसके बाद रेनबो जो है ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, सारे जो सेक्टर एग्रीकल्चर के उससे ये संबंधित है। और आगे क्या है थोड़ा सा और देखते हैं, और भी कुछ है। नंबर 18 ऑरेंज क्रांति, ऑरेंज मतलब ऑरेंज रिवोल्यूशन है। उसके बाद और क्या है? ऑरेंज रिवोल्यूशंस के अलावा हो गया, एक होता है ओवरऑल एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट। ओवरऑल एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये चीज़ है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। ऑरेंज क्रांति नींबू से संबंधित है, सिट्रस से, ठीक है, नींबू से, नींबू वर्गीय जो फल है उनसे संबंधित है। और ओवरऑल एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने ओवरऑल एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और भी एक आध कुछ होगा तो आपके नोट्स के अंदर सारी चीज़ें दी हुई है, वहाँ से आप आराम से पढ़ लेना, समझ लेना, क्लियर है। जितना डिटेल में बताना था सारा डिटेल में मैं बता चुका हूँ पूरा रिवोल्यूशंस के बारे में। बस आपको करना क्या है, आपको बस पढ़ना है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।